नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं कि आखिर फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का जैसा कि आपको नाम पता है, लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, लेखन कला का मतलब क्या होता है? लिखने की कला। किसकी? लिखने की कला। क्योंकि देखिए, लिखना भी एक प्रकार का कला होता है, ठीक है। और लिखना कहाँ से शुरू हुआ था ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो शहरी जीवन है, जैसे आज आप दिल्ली में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, है ना, मुंबई में रह रहे हो, ये क्या है? ये वो जगह है जो शहर के रूप में बदल गया है। और कुछ ऐसे जगह हैं जो कि देहात है, जैसे गांव वाले जो है ना, वो क्या है? देहात है। तो हम ये देखने वाले हैं कि आखिर लिखने की प्रणाली कहाँ से शुरू हुई थी और उस समय शहरी जीवन किस तरीके से हुआ करता था। देखिए, ऑल ओवर जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा इराक के बारे में। इराक में एक जगह है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में है, एक है दजला, दूसरा है फरात। दजला और फरात नदियों के बीच का जो भाग है उसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। और ये जो चैप्टर आपका बेस करता है मेसोपोटामिया के ऊपर बेस करता है, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि लिखने की कला किस तरीके से शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में वो किस तरीके से चीजें लिखा करते थे और शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका मैप और मैप में आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। एक बार ना मैं इसको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें और आसान लगे। देखिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में पूरा वर्ल्ड मैप नहीं है, शॉर्ट करके रखा गया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया आपका, ठीक है, ईरान हो गया। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये है एक तरीके से, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ये है ईरान। और इराक में ही जगह है कौन सा, जिसकी हम बात करने वाले हैं, मेसोपोटामिया की। और मेसोपोटामिया, ये जो नदी एक जा रही है जिसको हम कहते हैं टिग्रिस मतलब दजला, और ये नदी जो जा रही है जिसको हम कहते हैं फरात, और इसी के बीच में जो भाग बसा हुआ है इसी को हम कहते हैं मेसोपोटामिया। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेसोपोटामिया जो है वो क्या है, तो आप कहोगे मेसोपोटामिया एक जगह है जो कि दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। दजला और फरात नदी के बीच में है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, तो आप ये कहोगे मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और, ठीक है, मेसोस और पोटामोस, ठीक है। यहाँ पे मेसोस होगा, ठीक है, मेसोस और पोटामोस, ठीक है। अब ये जो मेसोस है ये क्या है? एक तरीके से ग्रीक लैंग्वेज है, इसको हम यूनानी भाषा कहते हैं और ये भी ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी भाषा। अच्छा, मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटामोस का मतलब क्या होता है? नदी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि दो नदियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, चीजें आप लिख लेंगे, ठीक है, कि मेसोपोटामिया क्या है। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच के भाग को कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया कौन सी भाषा है, तो आप कहोगे मेसोपोटामिया ग्रीक लैंग्वेज है, यानी कि यूनानी भाषा है, ठीक है। और देखिए, इसी को और अच्छे से मैंने डिफाइन यहाँ पे देखिए कर दिया है। क्या लिखा है? मेसोपोटामिया सबसे क्या अभिप्राय है? मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस यानी कि मध्य, और पोटामोस का मतलब क्या होता है? नदी, यानी कि ये कहा जाए कि इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का भाग या फिर दो नदियों के बीच का देश। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दर्शाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दो नदियां जाती हैं और इन दो नदियों के बीच का जो भाग है उसी को मेसोपोटामिया कहते हैं। चलिए भाई, पहला टॉपिक आपने क्लियर कर लिया कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है, देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामिया का विवरण। विवरण का मतलब होता है कि जो मेसोपोटामिया जो जगह है उसके आसपास की चीजें बताइए कि मेसोपोटामिया क्या है, किस तरीके की चीजें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है और शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी इसी सभ्यता से देखने को मिलती है। यानी कि शहरों को जो शुरुआत हुई थी, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी, इसी सभ्यता से देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया में अगर खोज की बात किया जाए कि मेसोपोटामिया को खोजा कब गया था, तो 1840 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी खोजने की, ठीक है। 1840 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? अपनी संपन्नता के लिए, क्योंकि मेसोपोटामिया वो जगह था जहां पे हर एक चीज उपलब्ध था, ठीक है। चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो दूध दही और खजूर का पेड़ हो, हर एक चीज बहुत ही अच्छे ढंग से उपलब्ध था, इसीलिए वो संपन्न भी था। शहरी जीवन की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, विशाल और समृद्ध साहित्य, क्योंकि देखिए लिखने पढ़ने की जो प्रणाली है
ठीक है, लिखने पढ़ने की प्रणाली वहीं से शुरुआत हुई थी, इसी वजह से वहाँ की विशाल एवं समृद्ध साहित्य भी है। साथ ही साथ बढ़ते हैं, गणित और खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ क्वेश्चन कि भाई मेसोपोटामिया जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है, तो आप कहोगे यूनानी यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से। मेसोपोटामिया शब्द मेसोपोटामिया शब्द कौन कौन सी भाषा से मिलकर बना है, तो आप कहोगे मेसोस प्लस में पोटामोस। इसके साथ साथ मैं आपसे पूछूं कि जो मेसोपोटामिया है कहाँ का है, कहाँ का गणराज्य का हिस्सा है, तो आप कहोगे इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मेसोपोटामिया है इसकी खोज कब की गई थी, तो आप कहोगे 1840 की दशक में शुरुआत हुई थी इसकी खोज की। मैं आपसे पूछूं कि मेसोपोटामिया प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, तो आप कहोगे अपनी संपन्नता के लिए, शहरी जीवन के लिए, इसके साथ साथ खगोल विद्या के लिए और समृद्ध साहित्य के लिए, ये सब चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए भाई और बात करते हैं मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली। देखिए, लिखने की प्रणाली भी मेसोपोटामिया से ही शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली, उसका साहित्य और धीरे धीरे क्या होता है, आसपास के जो जगह है जैसे पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा उत्तरी सीरिया तथा तुर्की, ठीक है, इसमें 2000 ईसा पूर्व के बाद फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आसपास के जगहों पर भी क्या होने लगा, लिखा पढ़ी होने लगा। अब देखिए मेन चीज आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये मेसोपोटामिया है, ठीक है, ये क्या है, मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में मान लेते हैं लिखने पढ़ने की शुरुआत हुई, तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में भी तो फैल जाएगी। यही तो बात रखा हुआ है कि मेसोपोटामिया की जो चीजें हैं, लिखा पढ़ी है, धीरे धीरे करते करते जो पूरब में भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जो उत्तरी सीरिया है, इसके अलावा तुर्की जो है, इन सभी जगहों पर क्या हुआ है ना, इन सभी जगहों पे क्या हो गया, लिखा पढ़ी धीरे धीरे शुरुआत होने लगी थी। स्टार्ट कहाँ से हुई थी जी, मेसोपोटामिया से हुई थी। चलिए भाई, अच्छा यहाँ पे देख लिए, अब इसी में मैंने बताया ना, मिस्र हो गया, भूमध्य सागरीय के आसपास प्रदेशों में स्टार्ट यहाँ से हुई थी और धीरे धीरे करते करते इन जगहों पे क्या हो गया था, फैल गया था, लिखा पढ़ी भी होना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैप के माध्यम से। मैप अगर नजर आ रहा होगा तो ठीक है, और नहीं भी नजर आ रहा होगा तो एक काम कीजिएगा, आप बुक खोल लीजिएगा। बुक में इस प्रकार का मैप दिया हुआ है, एक बार समझिए, इसको आप समझ गए तो चीजें आसान हो जाएगी आपको समझना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना, ये जो नदी है इसको हम कहते हैं फरात, ये जो नदी आ रही है इसको हम कहते हैं दजला, बीच की जो नदी है उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। नदी नहीं मतलब बीच का जो जगह है उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। नीचे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये शहर बसाए गए, जैसे बेबीलोन हो गया, उरुक हो गया, उर हो गया, ये शहर हो गए। ऊपर अगर मैं बात करूं तो फरात के जस्ट बगल में है मारी। मारी वो जगह है जो राजधानी के रूप में फला फूला था। साथ ही साथ बढ़ते हैं, ये हो गया सीरिया, ये हो गया तुर्की, ये हो गया मिस्र। जब मेसोपोटामिया में लिखा पढ़ी की शुरुआत हुई थी तो धीरे धीरे तुर्की, सीरिया, मिस्र, इन सभी जगहों पर धीरे धीरे फैल गया और लिखा पढ़ी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपको ये वाला नजर आ रहा है बेबीलोन और ये सब जो चीजें नजर आ रही है, ये वो जगह है जहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी। ये वो जगह है जहां पर खेती बहुत अच्छी खासी होती थी। अगर मैं बात करूं इसके पूर्वी क्षेत्रों में, तो आपको इस तरीके से देखिए ट्रायंगल टाइप में चीजें नजर आ रही है ना, ये सब क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला जैसे आप याद कीजिए कि अगर आप शिमला वगैरह गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ पहाड़ है ना, इस तरीके का पहाड़ यहाँ पर भी है। तो आप ये कह सकते हो कि मेसोपोटामिया के पूर्व में पहाड़ है। ठीक है, देखिए इस तरीके से पहाड़ है और पहाड़ों पर भी पेड़ वगैरह है, इस तरीके की चीजें। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर में क्या है, ये देखिए इसको हम कहते हैं पूर्वी हिस्सा, इसको हम कहते हैं पश्चिमी हिस्सा, और साथ ही साथ ये हो गया नीचे वाला जो हो गया, इसे हम कहते हैं दक्षिण हिस्सा। ठीक है, ऊपर की बात करें तो इसे हम कहते हैं उत्तरी हिस्सा। ठीक है, तो देखिए पूर्व में हमें समझ में आ गया क्या, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऊपर की बात करें उत्तर में देखिए स्टेपी घास के मैदान है। क्या, स्टेपी घास के मैदान। तो देखिए यहाँ पे भी चीजें लिखी गई है, इसी को थोड़ा जूम करके नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो देखिए ऊपर के हिस्से में बात करें तो देखिए लिखा है ना स्टेपी घास के मैदान, तो यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो भूमध्य सागर है, सागर में क्या ही होगा, है ना, तो वो उसको छोड़िए। लेकिन दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा, अरबी रेगिस्तान है, यानी कि ये वाला रेगिस्तान है। और जो बेबीलोन, उरुक और उर का जो जगह है ना, ये वाला हिस्सा, ये उपजाऊ भूमि के नाम से जाना जाता है। उपजाऊ भूमि को क्योंकि ऊपर से नदियां बह के आ रही है और साथ ही साथ अपने साथ ये कुछ बारीक मिट्टी लेके आएंगी, उपजाऊ मिट्टी लेके आएंगी, जिसकी वजह से खेतों में मिट्टी आएगी और जो पैदावार होगा बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पूर्वी क्षेत्र जो है वो पर्वतीय इलाका है, ऊपर स्टेपी घास के मैदान है, ये पीछे हो गया अपना पानी वाले एरिया, और दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो अरबी रेगिस्तान है। लेकिन अगर बेबीलोन, उरुक और उर मारी जगहों की अगर मैं बात करूं, ऐसी जो जगह है जहां पर खेती बहुत अच्छी खाती होती थी। समझ में आ रही बातें। तो देखिए
क्या लिखा है, इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो बेबीलोन दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे भी बेबीलोन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है ना, इसी का ये थोड़ा सा जूम करके, जो बेबीलोन है, बेबीलोन को ना सबसे पहले हम क्या कहते थे, इसको हम सुमेर कहते थे और अक्कद कहते थे। इसको हम क्या कहते थे, सुमेर कहते थे और अक्कद कहते थे। लेकिन आगे चल के इसी जगह को बेबीलोन कहा जाने लगा। तो आपके बुक में बेबीलोन लिखा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि स्टार्टिंग में इसको सुमेर कहते थे और इसके बाद अक्कद, मतलब सुमेर और अक्कद दोनों ही कहते थे, और फिर जाके क्या होता है, फिर जाके इसी को हम बेबीलोन कहने लगे। तो क्या लिखा है, इसके शहरी के दक्षिणी भाग को पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था और 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने उत्तर के हिस्से में कब्जा कर लिया। देखिए ये तो हमने दक्षिण की बात कर ली, तो सबसे पहले इसको सीरिया और उसके बाद अक्कद कहा जाता था। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर का जो साइड है, ऊपर का जो एरिया है, जैसे कि मैंने बताया स्टेपी खास के जहाँ पे मैदान है, वहां पे असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया। और जब असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया तो इसको हम क्या कहने लगे, असीरिया कहने लगे। समझ में आ रही बात। दक्षिणी क्षेत्र आपको समझ में आ गया, सुमेर और अक्कद कहा जाता था, फिर इसको हम क्या कहने लगे, बेबीलोन। और इसके साथ साथ उत्तर वाला जो एरिया है 1100 ईस्वी में असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया, इसके बाद इसको हम असीरिया कहने लगे थे। चलिए भाई समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या मेसोपोटामिया की भाषा कौन सी है। अगर मैं आपसे पूछूं मेसोपोटामिया की भाषा कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे पहली जो भाषा है सुमेरियन। कौन सी भाषा है, सुमेरियन। क्यों, क्योंकि अभी अब आपको मैंने बताया सुमेरी पहले कहा जाता था, फिर अक्कद कहा जाने लगा था। तो पहली भाषा कौन सी होगी, सुमेरियन। दूसरी भाषा कौन हो गई, अक्कदी भाषा हो गई। इसके बाद कौन सी भाषा आई, अरामाइक भाषा आई। और साथ ही साथ अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है और 1000 ईसा पूर्व के बाद वहां पर ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी अगर इराक के कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो ये भाषा बोली जाती है। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो लिखा हुआ है, पहले देखिए इस प्रकार से चीजें लिखी जाती थी मेसोपोटामिया में, ठीक है, इस प्रकार से चीजें बनाई जाती थी, इस प्रकार से चित्रण किया जाता था, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया की जो भाषा थी किस तरीके से थी। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि मेसोपोटामिया की जो भाषा है सबसे पहले सुमेरियन है, फिर अक्कदी है, अरामाइक है, और अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है और आज भी इराक के बहुत सारे गणराज्यों में देखने को मिल जाती है। अब एक इंफॉर्मेशन सूचना आपके लिए, पहली सूचना ये है कि अगर जिस भाई और बहनों को अगर नोट्स चाहिए तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, ठीक है, तो जुड़ने के लिए मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली बच्चे रहेंगे और वहीं पे हम क्या करेंगे, डेली टू डेली आपको अपडेट देते रहेंगे और साथ ही साथ आप और हम कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर संडे लाइव क्लासेस हम आपको दें, जहां पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके डाउट्स को क्लियर नहीं किया जा सकता। क्यों, आप कमेंट तो कर देते हो, लेकिन हम कमेंट में कितना ही जवाब दे पाएंगे। इसलिए लाइव टू लाइव हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया करियर में हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, वो भी चीज़ हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि अगर आप चाहते हो यूट्यूब पे इस चीज को ना देखकर आप ऐसे जगह पे देखो जहां पे कोई भी ऐड ना आए और चैप्टर वाइज सारी चीजें दी हुई हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप, जहां पे आपको एक कोर्स दिया रहेगा, ठीक है, उस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए और कोर्स में ज्वाइन होने के बाद आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, सेपरेट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा और साथ ही साथ डाउट क्लासेस मिलेगा। और नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं, आपका है ना यूट्यूब तो है ही, उस पर तो आप पढ़ ही रहे हो। लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, बात थोड़ा सा, वो ऐड से बच सकते हैं और साथ ही साथ ये सारे बेनिफिट्स को उठा भी सकते हैं। तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हम समझते हैं कि आखिर मेसोपोटामिया को जब खोजा गया तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिली। तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी की अगर मैं स्रोतों के बारे में बात करूं कि किस किस तरीकों से मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिली, तो देखिए सबसे पहले चीज यहाँ पे देखा है कि जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए लिखा है बिल्डिंग्स। जब मेसोपोटामिया को खोजा गया तो उस समय है ना बिल्डिंग्स मिले। अब कहोगे भैया क्या ऐसे ही बिल्डिंग्स मिले, नहीं भाई, देखो एक आइडिया के तौर पे चीजें बनाई गई हैं, बशर्ते अगर देखा जाए तो वहां पे जब इसको खोजा गया तो कहीं ना कहीं वहां पे बिल्डिंग देखने को मिली थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो मूर्तियां देखने को मिली, जिसको हम स्टैचूज कहते हैं। मूर्तियां देखने को मिली, देखिए कुछ इस तरीके की मूर्तियां भी देखने को मिली वहां पर। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो एक कब्र देखने को मिले। कई बार देखिए
हालांकि देखा जाए तो कब्र जो है आने वाले समय में जो है ना कब्रों में जो व्यक्ति को दफनाया गया होता है धीरे धीरे उसका जो मांस हो गया है ना वो सब गल बल जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हड्डियां नहीं गलती हैं और समय पे अगर खोद लिया जाए तो हड्डियां मिल सकती हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है हड़प्पा में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 12वीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, वहाँ की जो है ना एक कब्र की जो हड्डी है आज भी नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलती है। तो अगर मौका मिले तो आप नेशनल म्यूजियम जाइएगा और 11वीं पास करने के बाद जाइएगा, आपको चीजें वहां पे नजर आएंगी क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बात करूँ कब्रों की, अगर मैं बात करूँ तो कब्र देखने को मिला है। इसके साथ साथ ज्वेलरी की बात करें, आभूषण देखने को मिला, देखिए इस तरीके का आभूषण हो गया, औजार देखने को मिला है, मुद्राएं मतलब देखिए इस तरीके से पैसे देखने को मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी की पट्टिकाएं देखने को मिली हैं और दस्तावेज देखने को मिले हैं। दस्तावेज मतलब वही लिखी पढ़ी वाली जो चीजें थी वही देखने को मिली। तो कहा यह जाता है कि मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत हैं जहां पे हो गया इमारतें, हो गए मूर्तियां, कब्र, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं वो देखने को मिली थी। कौन सी मिट्टी की पट्टिकाएं? अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, इस प्रकार की जो मिट्टी की पट्टिकाएं हैं वो देखने को मिली। समझ में आ रही बातें? चलिए और हम थोड़ा सा और आगे आते हैं और चीजों को समझते हैं। अब थोड़ी सी ना भौगोलिक चीजों की बात करते हैं कि आखिर जो मेसोपोटामिया था, है ना, तो उसके हमने पूरब की बात कर ली, उत्तर की बात कर ली, दक्षिण की बात कर ली, लेकिन लिखित रूप में भी तो होना चाहिए, तो ये लिखित रूप में है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया वालों के पास क्या क्या चीजें था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि खेती बहुत अच्छी होती थी, है ना, वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान था, इस वजह से अगर देखा जाए तो वहाँ पे पशुपालन भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक डाउट आ गया होगा कि भैया आप इसको और अच्छे से बताइए कि क्या क्या चीज होता था। ठीक है, और इसके साथ साथ वो किन चीजों का व्यापार किया करते थे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं टॉपिक अपना मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक है, तो मेसोपोटामिया इस ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर कहते थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो बेबीलोनिया जो दिखाई दे रहा है, बेबीलोनिया को ही सबसे पहले यहाँ पे सुमेर कहते थे, अक्कदी कहते थे, और उसके बाद इसी को हम बेबीलोनिया कहने लगे थे। ठीक है, इसी को हम क्या कहने लगे थे? बेबीलोनिया कहने लगे थे 2000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, ईसा पूर्व के बाद। आगे इसके उत्तरी भाग को हम असीरियाई कहते हैं, है ना, इसके जो उत्तर वाला भाग है उसको हम असीरिया कहते हैं। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था, अभी मैंने बताया था। ठीक है, आगे इस सभ्यता में नगरों का जो निर्माण है लमसम देखने को मिलता है 3000 ईसा पूर्व में। अब आपसे एक एक नंबर का जो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है उसमें यही सब पूछा जाएगा कि भाई मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण किस तरीके से हुआ, कब हुआ, तो आप बताओगे 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि उसमें 4 ऑप्शन देंगे, बट उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कौन सा सही है ना, ये भी पता होना चाहिए ना। चलिए भाई, अच्छा कौन कौन से शहर थे, जैसे उरुक, उर, मारी, ये सारे प्रसिद्ध थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से राजधानी के रूप में कौन सा फला फूला, तो आप कहोगे राजधानी के रूप में मारी जो नगर था वो फला फूला था। ठीक है, तो ये इसके पूर्वोत्तर भाग की अगर मैं बात करूं तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, यानी कि पूर्व के साइड की अगर मैं बात करूं तो ये सब देखिए हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं के, है ना, पर्वत भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे, है ना, इस तरीके से पर्वत भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे स्वच्छ झरने भी है, साथ ही साथ बात करते हैं जंगली फूल भी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और क्या, अगर आपसे कोई पूछे ये कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहोगे 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में खेती की वहां पे शुरुआत हुई थी। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तर में असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया इसलिए असीरिया कहा जाने लगा। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि शहरी जो क्षेत्र है ना, शहरों की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व के बाद हुई थी। इसके बाद उर और मारी ये प्रसिद्ध नगर थे, जिसमें से मारी राजधानी के रूप में फला फूला। इसके बाद हमने बात किया पूरब का जो क्षेत्र है वो पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंचे नीचे हरे घास के मैदान है। उत्तर का जो ये स्टेपी घास के मैदान है, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्वच्छ झरने भी हैं, और साथ ही साथ 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो वहां पर खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए भाई हमने ये भी बात कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या लिखा है कि अब बात करते हैं उत्तर में ऊंची भूमि जहां पर स्टेपी घास के मैदान है। उत्तर में ये चीज हो गया, यहाँ पर पशुपालन होता था, और पशुपालन होता था और खेती की तुलना में वहां पे पशुपालन अच्छा होता था, क्योंकि देखिए स्टेपी घास के मैदान है तो वहां पे खेती उतनी अच्छी तो होगी नहीं, बट यह है कि पशुपालन बहुत अच्छा होता था, क्योंकि भाई जानवरों को छोड़ दो, जानवर क्या करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे फिर आ जाएंगे गौशाला में, और फिर क्या होगा, है ना, दूध वगैरह निकलेगा और फिर उसको बेचेंगे, है ना, इस प्रकार की चीजें। आजीविका का अच्छा साधन था। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, और यह वह स्थान है जहां पर सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का शुरुआत हुआ था। प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी। आगे दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां
उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ और बारीक मिट्टी लाती थी। मैंने बताया ऊपर से इस तरीके से नदियां आ रही है, तो ऊपर से जब बहते हुए नीचे आएंगी तो जो नीचे का क्षेत्र है, जाहिर सी बात है यहाँ पर, है ना, मिट्टी बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पे फसल बहुत अच्छा होएगा। ठीक है, और क्या हुआ, खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी क्षेत्रों और पहाड़ों के ढालों पर पाई जाती थी, यानी कि भेड़ बकरियां, खेती, ये सब सारी चीज होती थी। अच्छा, इससे भारी मात्रा में, ठीक है, इससे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन इत्यादि चीजें निकल जाता था। और इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और गर्मियों के अगर टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खजूर जो थे वो बहुत ही अच्छे रूप में देखने को मिल जाते थे। और जब भी ये व्यापार करते थे, इन चीजों का भी व्यापार किया करते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीज, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं थे बल्कि उत्पादन के केंद्र थे। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए, अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, है ना, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो क्या दिल्ली में सिर्फ रहते हूँ मैं यहाँ पे? नहीं ना, यहाँ पे काम भी करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो काम भी करते हैं, साथ ही साथ रहते भी हैं, अपना जीवन भी गुजारा करते हैं। इसी वजह से लिखा है कि जो शहर और नगर होते हैं ये सिर्फ रहने के स्थान नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। किस चीज़ का? देखिए, बेशक कच्चा माल यहाँ से नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन कच्चे माल को प्रोसेस करके दूसरा चीज निर्माण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं विनिर्माण का काम चलता है यहाँ पे। तो जो शहर है वो चीजों को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब किसी, अब आपसे क्वेश्चन ये देखिए बता रहा है ये कि किस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। तो देखिए क्या लिखा है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। जब किसी ऐसी जगह जहाँ पे खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती है तो लोग धीरे धीरे आगे यहाँ पे बसना शुरू हो जाते हैं, और जब वो यहाँ पे बसते हैं तो यहाँ की आबादी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे कस्बे बसने लगते हैं। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा क्या क्या होता है? व्यापार होता है ना, उत्पादन होता है, तरह तरह की सेवाएं भी दी जाती हैं, और ये सब चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। देखिए, आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये नगर है, नगर मतलब वही शहर मान लीजिए, और ये मान लेते हैं गाँव है। अब मान लेते हैं कि जो नगर है, नगर में कच्चा माल कहाँ से आता है? तो गांव से आता है। जैसे मान लेते हैं अगर चीनी बनाना है तो चीनी बनाने के लिए गन्ना कहाँ से मंगाना पड़ेगा? गांव से मंगाना पड़ेगा। तो गांव से यहाँ पे गन्ना आ गया। अब गन्ना आने के बाद यहाँ पे रिप्रोसेसिंग होकर इससे चीनी बनाया जाएगा। चीनी बनाकर कहाँ दिया जाएगा? गांव में सेल किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो नगर है वो गांव में डिपेंड है, जो गांव है वो शहर के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके की चीजें है। तो ये लिखा है शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा, ये तो हमने पढ़ लिया। नगरों के जो लोग होते थे वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे, उन्हें गांव के ऊपर, है ना, निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि वहां से वस्तुएं उनको मिलती थी। ठीक है, ये इन्हीं सभी चीजों के लिए आश्रित हुआ करते थे। अच्छा, उनमें आपस में लेन देन होता रहता था, जैसे गांव से शहर, शहर में गांव में लेन देन होता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गांव के जो लोग हैं वो शहर से जुड़े हुए हैं, जो शहर के जो लोग हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें। चलिए भाई, और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब देखिए, शहरी जीवन की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं कि भाई शहरी जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। फीचर ऑफ अर्बन लाइफ, तो फीचर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे ना श्रम विभाजन का मतलब होता है सब कामों को डिवाइड कर दिया गया। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के टीचर ही देख लीजिए, क्या एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है? नहीं, एक पढ़ाएगा पोल साइंस, एक पढ़ाएगा हिस्ट्री, एक पढ़ाएगा मैथ, एक पढ़ाएगा इंग्लिश, है ना, सब टीचर अलग अलग है। तो यही तो है विभाजन, यानी कि श्रम को विभाजित कर रखे हैं कि कौन क्या करने वाला है। ठीक है, इसलिए शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है और विभिन्न कार्य से जुड़े हुए लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया कि लोग आपस में, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो किस चीज़ की वजह से जुड़े हुए हैं? आपको पढ़ना है तो इसलिए आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी सर्विसेज को देना है इसलिए मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ हूँ। तो लेन देन के माध्यम से चीज़ें जुड़ी हुई है ना। तो विभिन्न कार्य से जुड़े हुए लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें विभिन्न जगहों से आती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया, शहरों के लिए जो चीजें मंगाई जाती थी वो विभिन्न प्रकार के जगहों से आती थी, और बदले में जो चीज हमारे इधर है उस चीज को निर्यात किया जाता था। तो इसी प्रकार से मेसोपोटामिया वाले चीजों को बेचते थे और बदले में जो चीज वहां पे नहीं उसको खरीदते थे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसी चीजें जो मेसोपोटामिया में नहीं थी, क्योंकि वो तो संपन्न था, तो जो खनिज संसाधन थे जैसे धातु वगैरह हो गया, ये सब वहां पे नहीं था, तो इसके लिए वो चीजें मंगाया करते। ठीक है, चलिए अब समझिए क्या लिखा है। शहरों में
माल की आवाजाही, है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटीज, कौन कौन सी चीजों को आवाजाही करते थे। तो सबसे पहले देखिए मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन में चाहे कितना भी समृद्ध रहा हो, बट यहाँ पे जो खनिज संसाधन था वो नहीं था। मैंने बताया खाद्य संसाधन मतलब खाने की जो चीजें थी, है ना, वो सब चीज तो वहाँ पे उपलब्ध थे, लेकिन जो खनिज संसाधन था कुछ इस तरीके की चीजें, कुछ पत्थर हो गए, कुछ धातु हो गई, ये सारी चीजें वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो ये क्या करते थे, दूर के देशों से मंगाया करते थे और जो इनके पास उत्पादित जो चीजें हैं उसको सेल किया करते थे। आगे दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मुहरे, मुद्राएं, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफी कमी थी। इराकी खजूर, पोपलार के पेड़ों की लकड़ियां, गाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले जो पहिया है, नाव बनाने के लिए जो लकड़ी है, वो वहां पे उपलब्ध नहीं थी और इन्हीं सभी चीजों को दूसरे जगहों से खरीदते थे। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई भी वहां पे धातु उपलब्ध नहीं था। मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर है, साथ ही साथ लकड़ियां हैं, उन सभी चीजों को खाड़ी पार देशों से, इराक से, ठीक है, इन जगहों से मंगाया करते थे और बदले में जो इनके इधर जो कपड़ा होता था, कृषि उत्पादन जो चीजें होती थी, है ना, खजूर होता था, है ना, दूध, दही, मांस, ये सब जो चीजें होती थी, इन सभी चीजों को निर्यात कर देते थे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े हुए थे और इस तरीके से, है ना, सामानों की आवाजाही होती थी। समझ में आ रही बातें। क्या चीज मेसोपोटामिया में नहीं था, खनिज संसाधन नहीं था, साथ ही साथ वहाँ पे पत्थर उपलब्ध नहीं थे बढ़िया क्वालिटी के, इसके साथ साथ वहाँ पे लकड़ी उपलब्ध नहीं थी जिसकी वजह से नाव और गाड़ियों के पहिए बनाए जा सके और इन्हीं की वजह से चीजों को आयात निर्यात करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेखन कला की। देखिए लेखन कला की अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया में राइटिंग आर्ट्स की, तो सबसे पहले देखिए मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, लेखन कला के सबसे पहले आविष्कारक माने जाते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई, कब पाई गई, 3200 ईसा पूर्व के आसपास की पाई गई थी आरंभ में। अब देखिए एक एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, देखिए मेसोपोटामिया से रिलेटेड एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली पट्टिकाएं कब पाई गई, 3200 ईसा पूर्व आरंभ में। अब देखिए जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है, ईसा पूर्व क्या है भाई, तो ईसा पूर्व के लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, बहुत ही अच्छी चीज है, इसको समझना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ईसा पूर्व क्या है, सदी क्या है, शताब्दी क्या है, दशक क्या है, और ट्रिक भी बताया है मैंने, तो इसको अच्छे से देखना है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, लिंक आपको ऐसे सेपरेट भी मिल जाएगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आरंभ में इन्होंने चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था। देखिए कुछ इस तरीके से चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था, बट चित्र बनाना इतना आसान नहीं होता था, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीजों को चेंज कर दिया और 400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे किलाकार चिन्हों की शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले इन्होंने चित्रात्मक लिपि का यूज किया था और जब चित्रात्मक लिपि उतने अच्छे से कर नहीं पाए तो इन्होंने किलाकार लिपि को खोजा। अब कहोगे भैया किलाकार लिपि क्या होती है, तो देखिए किलाकार लिपि की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है, जिस तरीके से समझिए मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती हैं, पतली पतली जो पट्टिकाएं होती हैं, उन्हीं पे ये देखिए चीजें लिखी गई है। ठीक है, आप समझिए ये जो पेन है हमारे पास, ये बांस का पेन होता था पहले और ये इस तरीके से नोकीला होता था और जो गीली मिट्टी होती थी उस पर जो चीज़ लिखा जाता था वो उस पर छप जाता था, बाद में उसको सुखा लेते थे और फिर पका लेते थे और वही चीज़ें लंबे समय तक चलती थी। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखा है, किलाकार लिपि। मेसोपोटामिया वाले नरकट या बांस की कलम से मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर उसे सुखा लेते थे, बाद में इन पट्टियों को आग में पका लिया जाता ताकि लिखावट कड़ी और पक्की हो जाए। मेसोपोटामिया से अनेक ऐसी पट्टियां मिली जो इस सभ्यता को ज्ञान कराती, इस सभ्यता के बारे में बताती है। बात करते हैं अब किलाकार की, तो देखिए किलाकार का मतलब क्या होता है, किलाकार लातिनी भाषा के सबसे मिलकर बना है, जिसका अगर मैं बात करूं क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी और फॉर्म जिसका मतलब होता है आकार, यानी कि खूंटी से जिस चीज का आकार हम निर्माण करते हैं उसी को हम कहते हैं किलाकार। ठीक है, तो समझ में आ रही बातें। तो किलाकार क्या है, मिट्टी की पट्टिकाओं पर बांस के पेन से, है ना, उससे लिखा जाता था, फिर सुखा लिया जाता था और इसी चीज को, है ना, लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता था। और किलाकार का तो मैंने वो बता ही दिया, क्यूनियस का मतलब होता है खूंटी और फॉर्म्स का मतलब क्या होता है आकार। ठीक है, और इसी को हम किलाकार कहते हैं। और स्टार्टिंग में देखिए कुछ इस तरीके के चित्र होते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना ये चित्र स्टार्ट किया, चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया, कुछ इसी प्रकार से चीज़ें हैं। ठीक है, इसी को किलाकार अक्षर कहते थे और यही चीज़ें हैं वहाँ की। तो आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि जो लेखन कला है उसके बारे में आपको चीज़ें बताएं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट पार्ट में अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वायरी है, तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। संडे को मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है, और उसमें मैं आपके डाउट्स लूँगा अगर डाउट्स हैं तो। साथ ही साथ ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट जो 1 है वो हो गया आपका ओवर, और इसके बाद पार्ट हम 2 की बात करेंगे और जहाँ पर इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे। ठीक है,
तो बाकी वीडियो कैसे लगी है लाइक करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 3 4 5 दोस्तों के पास शेयर कर दोगे तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ देखो भाई, लाइक वगैरह किया करो, है ना, बहुत कम लाइक आते हैं, जैसे है ना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बट ये है कि बच्चे देख भी लेते हैं फिर लाइक भी नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए कीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर